माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठना चाहिए ये भवन, ये सदन, जहां जीवंत हो रहे हैं ये अविस्मरणीय पल। हाय गाइस, दिस इज मीरा वंस अगेन बैक फ्रॉम द ग्लोबल ब्लॉगस्टर। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं वो जाके फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स ऊपर ही मैंने लिखे हैं। तो ये थी हमारे होटल के बाहर की टाइट सिक्योरिटी, बिकॉज योगी जी आने वाले थे ट्रैवल कंक्लेव के लिए। सो बेसिकली इट वाज अ ट्रैवल राइटर्स मीटअप एंड प्रेस मीट, एंड योगी जी अयोध्या के बारे में एक लाइव स्पीच देने वाले थे, एंड इट वाज अ फर्स्ट टाइम टू सी देम लाइव। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे हम लखनऊ आ गए, एंड लखनऊ में ग्रैंड हयात में रुके थे, एंड इसी जगह पे ट्रैवल कंक्लेव होने वाला था। ऑलरेडी अयोध्या के 2 वीडियोस आ गए। एक एयरपोर्ट का वीडियो है जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी फ्रॉम मुंबई टू अयोध्या, डायरेक्ट फ्लाइट वाया इंडिगो एयरलाइंस, और वहाँ पे उस वीडियो में हमने एयरपोर्ट भी दिखाया। एंड द सेकेंड वीडियो इज़ अयोध्या, जो अयोध्या जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सारी डिटेल्स हम लोगों ने दिखाई है राम मंदिर के बारे में, वो भी आप चेकआउट कर लो। क्या आपको पता है कोरिया और अयोध्या का बहुत बड़ा कनेक्शन है जो योगी जी ने इस वीडियो में बताया है। 500 साल के बाद जो अयोध्या का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी डिटेल्स उन्होंने बताई है। क्या स्ट्रगल से क्या क्या काम लगा, कितनी मेहनत गई, ये सब कुछ बताया। अयोध्या के बारे में बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने बताई है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया। मेक श्योर यू वॉच दिस फुल वीडियो। अयोध्या की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि अयोध्या का मुद्दा व्यक्ति की अपनी अपनी सोच के अनुसार वह उसकी विवेचना भी कर सकता है। कोई कहेगा यह वोट बैंक की राजनीति है, कोई कहेगा कि यह वर्ग विशेष को प्रसन्न करने का मुद्दा है। लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है कि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम का मुद्दा क्या है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि वह भारत की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्स्थापना का एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये लोक आस्था वही है जिसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। हम भारत की तुलना दुनिया के उन देशों से नहीं कर सकते जिन्होंने अपने कुछ दायरे तय किए और फिर वहां से अलग अलग राष्ट्रीयताओं के समूह निकले। भारत राजनीतिक दायरे से ऊपर उठ करके, जब अलग अलग राजे रजवाड़े थे तब भी भारत था। हमारी शास्त्रीय सीमा तब भी तय थी, और सांस्कृतिक भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस रूप में हम सबका आह्वान करती थी। अब याद करिए, जब प्रभु राम अयोध्या से निकल करके 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट और उसके बाद दंडकारण्य होते हुए पंचवटी और फिर दक्षिण और श्रीलंका तक पहुंचे थे, उस कालखंड में उन्होंने भारत की जो सांस्कृतिक सीमा तय की वही आज भी है। कृष्ण ने जो 5000 वर्ष पहले भारत की सांस्कृतिक सीमा तय की वही आज भी है। भारत के अंदर अलग अलग राजनीतिक इकाइयां रही होंगी, राजे रजवाड़े अलग अलग थे, लेकिन केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की इस सांस्कृतिक एकता का शंखनाद आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी कर चुका होता है। कोई बाधा नहीं होती, उसके सामने कोई बाधा नहीं थी। रामेश्वरम में जल कहां का चढ़ना है? ये गंगोत्री से
लेकर के जाने वाला एक श्रद्धालु ही उस भाव को समझ सकता है। केदारनाथ धाम में जल कहां से चढ़ना है? इस सुदूर दक्षिण से आने वाला सन्यासी ही तय उस भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। पूरब और पश्चिम का जोड़ने का सेतु कैसे हमारे पूर्वजों ने तय किया, इस सांस्कृतिक एकता को जानने का जिसने प्रयास किया होता वह अयोध्या के महत्व को भी समझेगा और भारत की वर्तमान की सांस्कृतिक एकता के माध्यम से भारत की एकता और एकात्मता के महत्व को भी समझ पाएगा। अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, सैकड़ों जातियां हैं, बोली भाषा सब कुछ अलग अलग है, खान पान रहन सहन भी अलग अलग है, लेकिन भाव और भंगिमाएं भारत के प्रति हम सब भारतवासियों की एक है। और ये केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जब हम जाते हैं तो बहुत सारे देशों में हमें सब देखने को मिलता है। बहुत सारे देशों में हम सब को देखने को मिलता है। और वही चीज जब अयोध्या के बारे में सुनने की बात आई मेरी, हम उस आंदोलन के एक स्वयं सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे हैं और उसको एक भावनात्मक रूप से हम लोगों ने उस समय लिया। लेकिन एक पक्ष होता है भावनात्मक, जब हम जुड़े हैं किसी अभियान के साथ, हमारे स्वयं के हाथों में लीडरशिप नहीं है, लेकिन जब स्वयं लीडरशिप हमारे हाथ में आती है तो हमें बहुत सारे मुद्दों पर सोचना होता है, बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में तय करना होता है। 2017 मार्च 2017 में सरकार बनती है। सबसे पहला पर्व हमारे सामने आया था रामनवमी का। रामनवमी में अयोध्या में भीड़ होगी क्योंकि भगवान राम के जन्म दिवस का आयोजन होता है। क्या तैयारियां हैं? मैंने ऐसे अचानक वहां के जिलाधिकारी को फोन करके पूछा तो जिलाधिकारी ने कहा कि सब हमारे यहां तो सामान्य तैयारी है। मैंने कहा स्वच्छता की स्थिति क्या है? लोग आएंगे, सरयू जी में स्नान करेंगे, जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, अन्य तीर्थों में दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्या व्यवस्था बनाई गई है उनकी? तब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में ये भी नहीं तय कर पाए थे कि हमें बिजली की आपूर्ति कितनी करनी है। तो अयोध्या में भी 3 से 4 घंटे की बिजली बमुश्किल मिल पाती थी। गलियां गंदगी से भटी पड़ी थी, घाटों में गंदगी का अंबार था। तो मैंने सबसे पहले वहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो, आने वाले श्रद्धालुओं के कुछ व्यवस्था करिए, एक संदेश जाना चाहिए परिवर्तन का, और ये स्वच्छता का होना चाहिए, घाटों की सफाई हो जाए, गलियों की सफाई हो जाए। बिजली की आपूर्ति 24 घंटे के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश के लिए करने जा रही है और यह अयोध्या में भी लागू होगा। आप लोग देख लो, जो तार जर्जर हैं उनकी मरम्मत करवा लो, सब कुछ ठीक करो। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं जरूर देना। आएंगे, स्वच्छता के साथ साथ कुछ मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करिए, पेयजल के स्टॉल लगवाइए, जूते चप्पल उनके सुरक्षित रह सकें, इसके लिए जगह जगह पंडाल और स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगवाइए, और भी अन्य जो सुविधाएं हो सकती है एक सामान्य रूप से व्यवस्था करिए। खैर, प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कुछ लोगों को तैयार किया। सामान्य सी घटना थी, एक सामान्य हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। जनता सरकार का काम यही है, व्यवस्था देना। लोकल प्रशासन को हमने इस बात के लिए कहा कि भाई आप इस तरीके से कुछ कार्यक्रम तय कर लीजिए। यानी मुझे भी बोलने में 5 मिनट का समय लगा होगा, जिलाधिकारी को 5 मिनट नोट करने में लगा होगा, लेकिन उस 5 मिनट में आने वाले श्रद्धालुओं में वो संख्या हजारों में थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक इम्पैक्ट दिया, कुछ चेंज उन्हें दिखा अयोध्या में। क्योंकि जो आने वाले श्रद्धालु थे ये हर वर्ष आने वाले लोग थे। उनको लगा भाई जब हम पहले आते थे गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी का अंबार होता था,
कहीं कोई पूछता नहीं था, रात्रि में अंधेरा रहता था, अव्यवस्था थी, लेकिन इधर उनको कुछ चेंज दिखाई दिया। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, जब मैं आसपास के जनपदों में जाता था तो लोग मुझे बोलते थे या जनप्रतिनिधि बताते थे, इस बार जो लोग अयोध्या गए उनको कुछ चेंज और कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। तो हमने कहा अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो केवल सफाई का एक सामान्य रूटीन का हिस्सा है, और अगर अयोध्या साफ हो सकती तो आप अपने अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं सफाई करवाते? अगर अयोध्या का इंपैक्ट है, अयोध्या का प्रभाव है, तो आप भी करेंगे तो आपके क्षेत्र का भी प्रभाव होगा, आपका भी प्रभाव बढ़ेगा। खैर, आई गई बात। इसके बाद दीपावली के एक महीने पहले मुझे हमारे मुख्य सचिव और प्रशासनिक टीम ने कहा साहब आप दीपावली के अवसर पर कहाँ रहेंगे? मैंने कहा हाँ मैं भूल गया, मैंने कहा मैं दीपावली के अवसर पर तो लखनऊ नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो कुछ वनवासी बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे उसी कार्यक्रम में जाना है। उन्होंने कहा हम अधिकारी आना चाहते थे, विश करना चाहते थे दीपावली का। हमने कहा भी आप लोग तो किसी को भी कर सकते हैं, सवाल यह है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके साथ में पिछले 12-15 वर्षों से जाता रहा, तो मैं तो उन्हीं के साथ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी टीम के जुड़े हुए कुछ अधिकारियों से कहा, मैंने कहा एक काम करो, दीपावली का आयोजन अयोध्या से जुड़ा हुआ है, और अयोध्या दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से अगर हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्या वहां के लोग स्वीकार करेंगे, और अगर स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं तो क्या है, और क्या वहां पे आयोजन होता है दीपावली के अवसर पर। टीम गई, चुपचाप सर्वे करके आई। उन्होंने कहा कि हम लोग गए तो थे लेकिन होता कुछ नहीं है वहां पे रुचि भी नहीं है और बहुत उत्साह भी नहीं है। पहला तो ये था कि भाई यानी खेत सामान्य सा है, अब हम जोतने की तैयारी करें तो कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा काम करें, थोड़ा कुछ संतों से थोड़ा पूछिए कि अगर यहाँ दीपोत्सव का कोई आयोजन होगा तो कैसा रहेगा, और उसमें मैं स्वयं भी जाऊंगा। तो कुछ ने कहा कि अच्छा रहेगा, कुछ ने कहा ठीक है आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तैयारी हुई कि अब जाएंगे कैसे होगा, क्योंकि अभी तो मंच पे बैठने को लेकर के वहां विवाद होगा। फिर वहीं से शुरुआत होती है। खैर सबने सहयोग किया, दीपोत्सव के आयोजन को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। और आज आप देखते होंगे अयोध्या का दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव वहां का एक इवेंट बन चुका है। पहले वर्ष राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किया, दूसरे वर्ष साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी उस कार्यक्रम में भागीदार बनी, और उन्होंने 2000 वर्ष पुराना संबंध कोरिया का अयोध्या के साथ जोड़ा। और उन्होंने कहा कि कोरिया की राजकुमारी 2000 वर्ष पहले अयोध्या से ही गई थी, अयोध्या की राजकुमारी वहां की महारानी बनी थी, और हम सब उन्हीं के वंशज हैं। अब देखिए सूत्र कहां से जुड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, आज भी साउथ कोरिया में उनका कोई भी नेशनल फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो वहां का आमंत्रण हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को अवश्य मिलता है। उन लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव अयोध्या के साथ हुआ। उन लोगों के लिए पहले वे लोग थोड़ा सशंकित थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जब यहाँ के इवेंट को देखा, यहाँ के कार्यक्रम को देखा, यहाँ के उत्साह को देखा, अभिभूत थे। अगले वर्ष हम लोगों ने फिजी और मॉरिशस को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा। इसके बाद कोरोना कालखंड में हम लोग अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते थे, लेकिन इस कार्यक्रम ने ऊंचाई प्राप्त की जब 2022
के पहले 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई। आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति। गत वर्ष इस आयोजन में 54 देशों के राजदूतों ने भागीदारी की और जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में भागीदार बना वह तो अभिभूत था, लेकिन जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया वह इस बात को लेकर के पश्चाताप कर रहा था कि काश हमें पहले से जानकारी हो गई होती तो अपने कार्यक्रम को हम इसके लिए आरक्षित करते और हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते। यानी किसी कार्यक्रम को और कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और उनका सबका कहना था कि अगली बार हम अपने परिवार के साथ आना चाहेंगे, इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा बनना चाहेंगे। अयोध्या वही है, लेकिन उस अयोध्या को हमने किस रूप में प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, यह एक दूसरा विषय था। अब अयोध्या के बारे में हमें कुछ और भी करना है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई का कार्य प्रारंभ हो चुका था। राम मंदिर निर्माण का यह कार्यक्रम हमने देखा है हर वर्ष किस रूप में अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ी। प्रवीण जी ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताविकी में इस बात का उल्लेख भी किया, कैसे संख्या बढ़ती गई। यानी रामनवमी के अवसर पर 2017 में जिस अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या कुछ हजारों में थी, गत वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख से अधिक श्रद्धालु एक दिन में अयोध्या आए थे। एक दिन में आप सोचिए, 1000 से वो 35 लाख तक पहुंच जाए संख्या। हम लोग सशंकित थे, मुझे था कि संख्या बढ़ेगी, लेकिन उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कमजोर था। हाँ, इतना जरूर था कि दीपोत्सव के लिए हम लोगों ने राम जी की पीढ़ी और अयोध्या के घाटों को एक नया स्वरूप दे दिया था। वहां पे नए घाट बना दिए थे, उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया था, तो श्रद्धालुओं को अलग अलग और उन्हें ले जाने और उन्हें डाइवर्ट करने और उनके लिए भी प्रशस्त जगह थी। आज आप अयोध्या में कहीं भी जाएंगे, पिछले 2 वर्ष के अंदर युद्ध स्तर पर जब कार्य वहां प्रारंभ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई सोचता था अयोध्या में अंदर के शहर 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़े होंगे? धर्मपथ हो, रामपथ हो, भक्ति पथ हो या जन्मभूमि पथ, इन 4 पथों को आप जाके देखिए। यानी ये सभी एक नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराते हैं। वहां के जर्जर भवन की जगह अब एक जैसी डिजाइन में बने हुए भवन अब आपको राम पथ पर भी दिखाई देंगे, भक्ति पथ पर भी दिखाई देंगे और जन्मभूमि पथ पर भी दिखाई देंगे। अयोध्या रेलवे लाइन की, यानी मीटर गेज से ब्रॉड गेज और ब्रॉड गेज से डबल लाइन के साथ जुड़ जाए, यह भी संभव हो गया है। और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो, यह भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इन सभी कार्यों का लोकार्पण अभी 30 दिसंबर को संपन्न किया है। नई नई कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। 30 दिसंबर के बाद लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। कल भी अयोध्या की एक नई वायु सेवा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यानी अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की तैयारी में अब हम सबके सामने है। ऐसा नहीं कि अयोध्या का एयरपोर्ट अचानक बन गया।
हमारे पास जो पुरानी एयर स्ट्रिप थी वो मात्र 167 एकड़ में थी। कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो मानक थे और उसकी फ्यूचर की जो प्लानिंग थी, इन सबको ध्यान में रख करके अगर हम देखेंगे तो हमसे 821 एकड़ लैंड की मांग की गई थी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेज के लिए। अभी फर्स्ट फेज का काम संपन्न हुआ है, लेकिन हमने 821 एकड़ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा दी है कि आप फर्स्ट नहीं, सेकेंड, थर्ड सब एक साथ करिए, लेकिन हम आपको लैंड उपलब्ध करा रहे हैं और आप सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आप देखिए, वह भी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है। अयोध्या की कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर कहीं से भी, अयोध्या की लखनऊ से, अयोध्या की प्रयागराज से, अयोध्या की वाराणसी से, अयोध्या की गोरखपुर से, ये जितनी कनेक्टिविटी है सब भी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है। अयोध्या के अंदर श्री राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर जब सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य होना था, कोई हाथ डाल नहीं रहा था, कह रहा था अब इतने लोग कहां जाएंगे। हमने कहा सबका पुनर्वास होगा। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि क्या पुनर्वास हो पाएगा। न पब्लिक को विश्वास था और न कार्यदायी संस्था को विश्वास था कि हो पाएगा। हमने कहा होगा भाई, काहे आप चिंता कर रहे हैं, एक डायलॉग तो करिए, डायलॉग प्रारंभ करिए। वे सब भाग रहे थे, तो मैंने स्वयं पहल की। मैंने व्यापारियों के साथ बातचीत पहले प्रारंभ की, फिर मैंने प्रशासन के पास भेजा। मैंने कहा देखो बातचीत करो, हमारी लाइन यही होगी, किसी को उजाड़ेंगे नहीं, हाँ उसका पुनर्वास करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं बसाएंगे, सम्मानजनक ढंग से देंगे। जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका घर जाएगा उसको घर भी देंगे और सम्मानजनक ढंग से देंगे। आज मैं कह सकता हूं कि हमने कार्य भी किया और वहां की एक एक पब्लिक की पुनर्वास भी हम लोगों ने वहां पे किया है। और यह अयोध्या के अंदर जाने पर हर व्यक्ति के चेहरे पे आप देख सकते हैं, ये झलक उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, सत्ता में आएंगे डायलॉग समाप्त कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने शुरू से इस बात पे विश्वास किया है, एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता के साथ संवाद बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। संवाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र इसी संवाद के कारण जीवित रहेगा और वह कार्य लगातार हम लोगों ने वहां पे अयोध्या, चाहे वो एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ लैंड, आसान काम नहीं था, लेकिन संवाद था, समस्या का समाधान हुआ। अयोध्या के अंदर श्री राम पथ का हो, धर्म पथ का हो, भक्ति पथ का हो या जन्मभूमि पथ का हो, और इसके लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए। भाई अगर दुकानें आ रही है तो हम FAR में उसको चेंज करें, उनको छूट दें दुकान के पीछे और उनको स्पेस दे करके, दिलवा करके दुकान बनवाएं। और जो लोग चाहते हैं कोई नए स्थान पर मिले तो हम लोगों ने कहा मल्टी लेवल पार्किंग बनाओ। मल्टी लेवल पार्किंग में अलग अलग उसमें दीजिए, उसमें पार्किंग भी दीजिए, कॉमर्शियल स्पेस भी निकालिए, और फिर वहां पे और भी अगर आपके पास स्पेस है तो डॉर्मेट्री भी दे दीजिए, भोजनालय की व्यवस्था भी दे दीजिए। ये सभी कार्य एक साथ वहां पर हुए। आज परिणाम क्या है? अयोध्या में पब्लिक में भी संतुष्टि है और आने वाले श्रद्धालु भी एक विश्वास के साथ वहां आ रहा है कि हम अयोध्या जाएंगे, बेहतरीन सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। अयोध्या केवल एक जन आस्था का ही सम्मान का नहीं है, इससे हजारों और लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होने जा रहा है। लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ेगी। पहले कोई अच्छे होटल नहीं थे, धर्मशालाएं भी नहीं थी ठीक ठाक, मठों की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति थी। एक एक करके हर व्यक्ति अब उन कार्यों में रुचि ले रहा है। पूज्य धर्माचार्य भी रुचि ले रहे हैं,
सहयोग करने वाले लोग भी रुचि ले रहे हैं, सरकारें भी रुचि ले रही हैं और हर स्तर पर उन पर रुचि लेकर के उनके पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है। लोग स्वच्छता के बारे में आग्रही हुए हैं। यानी मैं यहां आने के पहले इसी बात की मेरी बैठक चल रही थी कि होटल, धर्मशालाओं के अलावा टेंट सिटी में आने वाले श्रद्धालुओं को भी बसाने की तैयारी चलेगी। लेकिन क्या होम स्टे के लिए भी हमने कुछ किया? यानी आश्चर्य करेंगे, 1000 लोगों ने अब तक आवेदन किया है कि हम होम स्टे के लिए तैयार हैं और हमारे यहां इस प्रकार की सुविधाएं हम देंगे। आप सोचिए, होम स्टे अयोध्या जैसी सिटी में लोग तैयार हो रहे हैं और होम स्टे के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अतिथि देवो भव का भी और साथ साथ स्वयं की आजीविका को इसके साथ जोड़ने का कार्य करना है। यानी अतिथि को ठहराने का भी, 24 घंटे रोकने का भी और भोजन की भी शुद्ध व्यवस्था अपने घर में देने की भी, और कुल 1000-1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में इस प्रकार की सुविधा अयोध्या में मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति को वहां जाने के लिए। यानी यह अयोध्या के अंदर यह सुविधा आज के दिन पर इतने लोगों को अब तक वहां के लिए सुविधा हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इसमें और वृद्धि होनी है क्योंकि अभी तो एक नई चीजें वहां पे चल रही है। अयोध्या के लिए सब नया था। अब नवनिर्माण के जिस दौर से अयोध्या आगे बढ़ी है वह, तो मैं जानता हूं दोनों प्रकार के लोग आएंगे। एक श्रद्धा भाव के साथ आएंगे, कुछ लोग नई अयोध्या को देखने के भाव से पर्यटन की दृष्टि से आएंगे। हमें दोनों को ध्यान में रख करके कार्य करना है। और मैं कह सकता हूं आज की इस अयोध्या में लोगों की श्रद्धा और विश्वास का भी सम्मान होगा। पर्यटकों को भी उनकी रुचि के अनुरूप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा और उस वहां की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को देखने, समझने और जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। अयोध्या क्यों है? क्यों भारत की परंपरा में वेदों ने सप्तपुरियों में सबसे प्रथम अयोध्या की वंदना की है? यह भी नजदीक से उस आस्था को अगर लोग समझ पाएंगे तो उन्हें देखने और समझने का अवसर अयोध्या आकर के होगा। हां, इतना हम कह सकते हैं कि अब अयोध्या सचमुच अपने नाम के अनुरूप उस प्रकार के दर्शन लोगों को देखने को मिलेंगे। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगे, बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। या इस नई अयोध्या में हर व्यक्ति को दिखाई देगा। और इस नई अयोध्या के इस कार्यक्रम में, इस नई अयोध्या को इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जिनके मार्गदर्शन और जिसकी प्रेरणा से हम सब करने में सफल हुए हैं वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पग पग पर इस कार्यक्रम के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या पधारे भी और जिनका मार्गदर्शन समय समय पर इन सब कार्यों के लिए हमें प्राप्त होता रहा। 22 जनवरी के कार्यक्रम के पहले टाइम्स ग्रुप ने, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स ने इस डिवाइन अयोध्या कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ढेर सारी संभावनाएं, असीम संभावनाओं को लेकर के अयोध्या जाएंगे, क्योंकि अभी तो अयोध्या के लिए हम लोगों ने पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी की परिक्रमा के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने अपने उसका हिस्सा बनाया है। अयोध्या के अंदर अन्य सुविधाओं के लिए कोई सोचता था अयोध्या में पुरुष सेवा प्रारंभ होगी, साकार हुआ है। अयोध्या के अंदर होटल्स आएंगे, 5 स्टार और 7 स्टार होटल। 8 होटल बन चुके हैं, लगभग 25 के आसपास नए प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। उसमें 7 स्टार होटल, शाकाहार, देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल भी अयोध्या में निर्माण की प्रक्रिया से आगे बढ़ने की आगे बढ़ चुका है। ये एक नई अयोध्या, इसमें मुझे लगता है कि हर तबके के व्यक्ति के लिए असीम संभावनाएं होंगी, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए। मुझे लगता है कि नाविक के लिए भी होगी, टैक्सी वालों के लिए भी होगी,
ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए भी होगी, क्योंकि अयोध्या के अंदर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास हो रहा है कि देश की पहली सोलर सिटी भी अयोध्या बने। सोलर सिटी के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने वहाँ पे मैंने परसों ही 200 इलेक्ट्रिक बसेज अयोध्या सिटी के लिए उपलब्ध करवाई है। आने वाले समय में हम इसको 500 तक बढ़ाएंगे, फिर इसका विस्तार उसी प्रकार से देंगे जितनी जैसी वहाँ की आवश्यकता होगी। अयोध्या के लिए और भी अन्य अनेक कार्यक्रमों को लेकर के सरकार चल रही है। हर एक प्रकार से सर्वांगीण विकास के मार्ग पर वो आगे बढ़ सकेगी, क्योंकि यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है अयोध्या के सांस्कृतिक उन्नयन के साथ उसको जोड़ना। लगातार वहां पे अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से अयोध्या के पुराने पुरातात्विक महत्व से जुड़े हुए कार्यक्रमों को लेकर के, भारत के अंदर मंदिर की शैली किस रूप में है इसको लेकर के, मंदिर म्यूजियम को लेकर के, अयोध्या के अन्य शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, टूरिज्म के क्षेत्र में अन्य अनेक संभावनाएं कहां बढ़ सकती है, किस रूप में से आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को लेकर के सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा टाइम्स ग्रुप को कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स ने इस डिवाइन अयोध्या कॉन्क्लेव के माध्यम से अयोध्या के विभिन्न विषयों को लेकर के, टूरिज्म जैसे विषयों को लेकर के, अयोध्या के आर्थिक उन्नयन के पक्ष को लेकर के इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक कॉन्क्लेव अयोध्या की दृष्टि से अत्यंत सार्थक सिद्ध होगा और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सामने आएंगे, सरकार अवश्य उन सुझावों को गंभीरता से लेकर के उनका क्रियान्वयन करने का कार्य करेगी, जिससे आने वाले समय में किसी भी श्रद्धालु और किसी भी पर्यटक को या अयोध्या में निवेश करने वाले किसी भी निवेशक को किसी भी स्तर पर कोई किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। मैं इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री, जिस भाव से आपने हमें संबोधित किया, उत्तर प्रदेश का जन जन ये मानता है कि आपका मुख्यमंत्री होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री धनुष